तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टर्न आउट मूवीज यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप देखने वाले हैं 2024 में ही आई हॉरर स्लैशर मूवी इन अबाउट नेचर का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट और राइट किया है क्रिस नेस ने, जो कि लाइफ चेंजर और एबीसी ऑफ डेड 2 मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। और इस मूवी से सारे जुड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो कहानी की स्टार्टिंग एक साधारण से लॉकेट से होती है, जो कि आगे चलकर इस मूवी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। तो दोस्तों के एक ग्रुप को जो कि एक अनजान फायर टावर की खोज कर रहे होते हैं, उसी समय उन्हें एक लॉकेट मिलता है। जो लोग ये नहीं जानते कि फायर टावर क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि फायर टावर एक लंबा टावर है जो कि दूर जंगल की आग पता लगाने के लिए बनाया जाता है। तो उस दोस्तों के ग्रुप में एक टाय नाम का आदमी होता है, जो कि इस लॉकेट को अपनी जेब में डाल देता है और फिर अजीब सी घटनाएं और अनकंट्रोल ट्रेजेडी शुरू हो जाए। उस लॉकेट को ले जाने के बाद मैकेनिकल किलर जॉनी की डेड बॉडी जमीन से उठ जाती है और वो बहुत गुस्से में है। वो जंगल के रास्ते निकल जाता है और ऐसा लगता है कि वो लॉकेट की तलाश कर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है जब सबकी नज़र एक सड़ती हुई लोमड़ी की डेड बॉडी पर पड़ती है, जो कि जाल में फंस गई थी और पास में ही कुछ आदमी लड़ रहे होते हैं। आखिर जॉनी पास के एक घर में जाता है और किसी का ध्यान वहाँ नहीं जाता। अंदर उसे एक हार भी मिलता है, जिसे वो अपना लॉकेट कुछ देर के लिए समझ लेता है और इससे जॉनी की कुछ यादें ताज़ा हो जाती है और थोड़ी देर के लिए उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। जल्द ही घर का मालिक वापस आ जाता है और बाकी हॉरर मूवी के अपोजिट और साइको किलर को पहचानने के बाद उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसके बजाय वह जंगल में भाग जाता है। लेकिन उसकी लक खराब होने के कारण वो अपने बालू की जाल में फंस जाता है। और उसके बाद जैसा कि हमेशा की तरह होता है, खूनी हत्यारा जॉनी जब उसे ढूंढ लेता है, बिना पल के झपकाए उसे मार डालता है। फिर अचानक से उसका ध्यान दूर एक कार पर पड़ता है और जॉनी उस कार से आकर्षित हो जाता है और हम देखते हैं कि जॉनी अपनी धीरे कदमों से उस गाड़ी का पीछा करता रहता है। मूवी की शुरुआत काफ़ी अच्छी और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रेडी करती है। मूवी की स्पीड को जानबूझकर स्लो रखा गया है और आप इनके कैमरा वर्क से काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे। उस सीन के बाद जहां जॉनी कार का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है, उसकी आवाज़ उसने दूर से ही सुनी थी और हमें एक दोस्तों का ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि कैंप फायर के आसपास ठंड से ठिठुर रहा है। वे लोग जंगल में एक कैबिन में एक मज़ेदार वीकेंड बिताने के लिए आए हुए होते हैं और उनमें से एक एरन नाम का व्यक्ति था, जो कि दूसरों को जॉनी की दुखद और भयानक कहानी के बारे में बताता है। यह पता चलता है कि वह केवल एक बच्चा था, जब किसी ने या कुछ लोगों ने उसे खिलौने का एक बैग देने के लिए लालच देकर फिर से फायर टावर पर चढ़ाने के लिए उकसाया था। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बस एक प्रैंक था और उसे डराने के लिए टावर पर कोई और भी मौजूद था। बेचारा जॉनी चौंक गया और वो टावर से गिर गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसके मौत को ऑफिसर्स ने एक एक्सीडेंट शो करा दिया। मूवी के बाद में पता चलता है कि लॉकेट के कारण जॉनी आराम में था और उसकी शांति लॉकेट के अकेले छोड़े जाने पर डिपेंड करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस रेंजर ने ये लॉकेट का खुलासा किया, उनका जॉनी के साथ कुछ इतिहास है। हालांकि हमें उनके अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली। ये बिल्कुल क्लियर है कि जॉनी को किसी ने मरे हुए में से जिलाया है, क्योंकि ये लॉकेट किसी ने ले लिया था और उसकी हत्या के अलावा वह बस यही लॉकेट को पाना चाहता है। वह व्यक्ति जो जॉनी की पूरी कहानी बताता है, जब हत्यारे ने उसे कैबिन के बाहर देखा तो उसे कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई गई। यह सेम सिचुएशन है। उसके दोस्तों कैबिन के अंदर चले जाते हैं और एरोन बाहर फंस जाता है। उसे हेक्सा से खत्म कर दिया जाता है और जॉनी उसके डेड बॉडी को पास के एक पार्क रेंजर ऑफिस के सामने भी ले जाता है। और उसके बाद हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें एक और ब्रैंडी नाम की 2 लड़कियां होती है और ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी है। अगले दिन ब्रैंडी झील में तैरने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन ऑरर अपना डेली योगा करने के लिए चली जाती है। ब्रैंडी जॉनी का पहला शिकार बनता है और उसे वह पानी के अंदर खींच लेता है और डुबाकर मार देता है। हालांकि यह देखते हुए कि ऑरर के साथ वो कैसा व्यवहार करती है, आप शायद सोचेंगे कि ब्रैंडी आसानी से बच गया, लेकिन ब्रैंडी को मारने के बाद जॉनी ऑरर का पीछा करने के लिए चले जाता है, जो कि एक चट्टान के पास खड़े होकर अपने योगा का अभ्यास कर रहे। हत्यारा उसके पेट में अपना हाथ डालता है और उसके बाद उसे वह चट्टान में बाहर फेंक देता है और तनाव के कारण उसकी हड्डियों को चटकने की आवाज़ आती है। इस भयानक मुठभेड़ के बाद हमें जॉनी के अंदर के बच्चे की एक झलक मिलती है, क्योंकि उसे कार की चाबियों के साथ एक चाबी में एक खिलौने वाली कार मिल जाती है, जिसके बाद जॉनी उसके साथ खेलने लग जाता है। और आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते कि क्या जॉनी वास्तव में दुष्ट है या फिर एक बच्चा। इस बीच ग्रुप के बच्चे लोग टाय, कोल्ड और इवान के बीच में लापता मित्र और कार की चाबियों को लेकर बातें होती है। गर्मा गर्मी बहस के बाद कोल्ड और क्रिस अपनी गाड़ी पे चले जाते हैं और टाय वो इतना लकी कहा कि वो गाड़ी पे जा पाए। हमें जल्दी पता चलता है कि जॉनी अपना खिलौनों को पीछे छोड़ दिया और खोजबीन के लिए वापस आ गया है, क्योंकि टाय को कुल्हाड़ी से उसने घायल कर दिया है और उसके बाद उसे भी कुछ दर्द का एहसास करना होता है, क्योंकि इवान वहां पर आकर उसे बंदूक की गोली से मार देता है। लेकिन हत्यारा जल्दी ठीक हो जाता है और वह इवान और टाय को भागने की कोशिश को नाकाम कर देता है और वे दोनों को बिना किसी परेशानी के मार देता है। इवान के सिर को कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और जॉनी ने टाय के सिर को चट्टान से कुचल दिया है।
जो अपने लॉकआउट को फिर से पा लेने के मिशन को नहीं छोड़ता। इस बीच कोल्ट और क्रिस को रेंजर स्टेशन पर एरन की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें जॉनी के कारण हुए मौतों का एहसास होता है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए क्रिस के गले में लॉकेट है और जॉनी उसकी बेशकीमती चीज़ को नजर आ जाती है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोल्ट के साथ वह भागने में सफल हो जाता है। अब हम फिल्म के अंत के काफी करीब हैं। जॉनी के बचने के बाद क्रिस और कोल्ट रेंजर के पास भागते हुए जाते हैं और वे जॉनी के बचने के लिए मदद की गुहार लगाते हैं। जॉनी उस जगह पर पहुंच जाता है और रेंजर बंदूक से उस पर गोली चलाकर उस जानवर को दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। यह एक क्षण के लिए तो काम करता है क्योंकि जॉनी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन यह केवल थोड़े समय की राहत है क्योंकि हत्यारा जल्दी उसकी बंदूक को पकड़ लेता है और उसे घेर कर मारने की कोशिश करता है। इससे क्रिस और कोल्ट को भागने के लिए कुछ समय तो मिल जाता है, लेकिन लड़ाई के एक ग्राफिक सीन में रेंजर मारा जाता है। यह जॉनी के लिए आखिरी दो शिकार है और कोल्ट हत्यारे को फंसाने के लिए उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है। योजना काम नहीं करती है, लेकिन जॉनी जल्दी उसे ढूंढ लेता है और उसके चेहरे को कुल्हाड़ी से मारकर उसे शारीरिक दुखों से समाप्त कर देता है। एकमात्र जीवित व्यक्ति एक चतुर चाल चलता है और जॉनी के लॉकेट को एक गैस कनिस्टर पर छोड़ देता है और आगे जंगल में भाग जाता है। वह घायल है, लेकिन फिर भी लंगड़ाते हुए सड़क पर पहुंच जाता है, जहां एक महिला पिकअप ट्रक में उसे लिफ्ट दे देती है। यह देवी समान महिला क्रिस को एक खतरनाक भालू के बारे में बताती है जो कि इन जंगलों में छिपा रहता है, जिसने इसके भाई की मौत भी कर दी थी। हालांकि क्रिस इस बात से अधिक चिंतित है कि जॉनी उसका पीछा कर रहा है। वह महिला को तेजी से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, यहाँ तक कि जब महिला क्रिस की घायल पैरों पर पट्टी बांधने के लिए गाड़ी को रोकती है तो वह उससे बोलती है कि जल्दी यहाँ से चलिए और मना कर देती है गाड़ी को यहाँ रोकने के लिए। फिल्म एक सीन के साथ समाप्त होती है जिसमें दिखाया गया है कि लॉकेट का वहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस मूवी में ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं है, पर जितने हैं मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। मूवी के लास्ट में जो महिला हमको दिखाई देती है, लॉरेन मेरी टेलर ने ये कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि फ्राइडे द 13th पार्ट 2 की मेन एक्ट्रेस है। और ये मूवी पहले सेंट्रल ओनेरियो कनाडा में शूट होने वाली थी, जिसके बाद इसे चेंज कर दिया गया। और अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।